इससे आए थे 2016 में जो एडीपी हुआ था, 4 क्वेश्चन आए थे लगभग इससे। बहुत इजी था, इजी के चक्कर में हम भी रहे। जब 28 एक्ट थे तो फिर हमने इजी इजी क्या रख दिए, साइड में रख दिए थे। हमने कहा अरे यार ये तो बनता ही है यार, ये तो टिप्स पे ही याद है, 19 सेक्शन है, ये है वो है। और एंड में 2 क्वेश्चन इससे गलत करके आए थे। अब सोच लीजिए 6 नंबर गलत करके आए थे, और 6 नंबर से सिलेक्शन रोका था। मतलब उस समय होता था 600 नंबर का पेपर। अब सोचो अगर ये 2 गलत ना किए होते तो एडीपी होते। बात वो नहीं है, बात में केवल बताने का सीधा सीधा मतलब है कि किसी भी एक्ट को इजी मत समझो। वो इजी दिख रहा है, इजी है, मैं भी कह रहा हूं, और सेम गलती हमने की थी, उसको इजी को ज्यादा इजी समझ लिया था, और फिर क्या हुआ, वो बाद में दिक्कत कर गया ये चीज। अब सबसे पहले टाइमिंग देख लीजिए, कल से टाइमिंग है, तो अभी बताते हैं सेट को। टाइमिंग रहेगी जो न्यू एक्ट्स हैं इनकी टाइमिंग, न्यू एक्ट्स की टाइमिंग आपकी रहेगी सुबह 7:45, मतलब 7:50 से हम चालू कर देंगे, तो 5 मिनट आपको टाइम है, ठीक है। 7:45 मतलब 7:50 से चालू हो जाएगा, तो 7:45 से ये आपका रहेगा 1 घंटे का, 8:45 तक, ठीक है। 8:45 या 8:50 तक, 1 घंटे में आपका सफिशियंट है। बाद में लगेगा मुझे टाइमिंग बढ़ानी है तो मैं बढ़ा दूंगा, 15 मिनट का गैप रहेगा। जो ओल्ड एक्ट है, जो नए बच्चों, जो नया बैच चल रहा है, जो उनके बचे हैं, लगभग 5 सब्जेक्ट उसमें बचे हुए जो हमने कल निकाला था, ठीक है। केवल 5 ही आपके एक्ट बचे हैं। कौन कौन से? उसमें एक एक्ट आपका बचा है, ठीक है, उनको अभी थोड़ा सा अपन, आर्म्स एक्ट बचा है, मोटर व्हीकल एक्ट बचा है, SC/ST बचा है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और जे 5 एक्ट बचे हैं। बाकी आपके एक्ट हो चुके हैं 23 एक्ट उस वाले में, ठीक है। 5 बचे हैं, तो इसकी टाइमिंग रहेगी 9 से लेके आपकी 10, ठीक है। 9 से अपन 10 कर लीजिए सीधा सीधा, बिल्कुल नहीं, क्लास छूट जाएगी तो परेशान और हो जाओगे। और जीके की टाइमिंग रहेगी आपकी 10:15 से 10 बजे से नहीं है, जीके 10:15 में दिमाग में डाल लीजिएगा, 10:15 से लेके 11:15, तो ये आपकी क्लासेस है। 15-15 मिनट का बीच में गैप है आपको, ये ठीक है। एडीपीओ का पेपर आपको मिलेगा, आप प्रीवियस ईयर के पेपर ले लीजिए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हो, वहां से आपको मिल जाएगा, और वहां से देख लीजिएगा। ये हो गई आपकी टाइमिंग, क्लियर हुआ यहां तक। और यहाँ पे अपने अभी 9 एक्ट बचे हैं, ये 9 कॉन्स्टिट्यूशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराऊंगा। यहाँ पे आपके जो पुराने वाले 5 उनके ये बचे हुए हैं, और जीके आपकी नवंबर तक जाएगी। सारी चीजें नवंबर के लास्ट तक चलेंगे, नवंबर लास्ट, मतलब ये मान लीजिए 30 नवंबर तक अपना टारगेट है। अगर पहले हो जाएगा तो रिवीजन चालू करा देंगे कुछ एक्ट्स का आप लोगों को, मतलब ऑनलाइन टेस्ट चालू करा देंगे, ठीक है। जैसे आप लोग 18 दिन है सेल्फ स्टडी के लिए, अभी तो 16 दिन मिल रहे थे, कुछ नहीं, 18 दिन रिवाइज कराएंगे ना। अगर जल्दी हो जाएगा तो रिवाइज कराना चालू कर देंगे। अरे पहले हो जाएगा, परेशान काहे हो रहे। अरे तो हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है, पहले तो रिवीजन करा देंगे। नहीं आना है तो मत करिएगा रिवीजन, हम तो रिवीजन ही के लिए बोल रहे हैं ना आपके लिए। अदरवाइज अक्टूबर, ये तो अक्टूबर में आपके खत्म हो जाएंगे, तो जिसको नहीं आना है तो मत करिएगा क्लास, मैं तो रिवीजन ही कराऊंगा ना। एक दिन में एक एक्ट आपसे पूछूंगा, आप लोग याद करके आइएगा, तो आपका ही बेहतर है उसमें। मैं तो अदरवाइज तुम लोग को नहीं करना तो हम सो जाएंगे यहाँ। तो वही तो इतनी देर से कह रहे हैं। अरे तो पूरा मतलब एक प्रकार से जाते जाते हम पूरा, हम क्लास अपनी ऑफिशियली खत्म करेंगे नवंबर 30 में। एक अलग से ग्रुप बना देंगे, जो भी बच्चे अपने साथ जुड़े हैं सारों के लिए, मतलब सेपरेट, किसी के लिए अलग नहीं। जो अपने साथ बच्चे शुरू से लेकर अभी तक जुड़े, एक सेपरेट ग्रुप बना देंगे। उसमें क्या करेंगे, रोज यही पूछना, और रोज उसमें थोड़े थोड़े से 10-10, 15-15 क्वेश्चन का टेस्ट। तो जब भीड़ के साथ अपना दोगे ना, कंपटीशन करोगे, तो औकात भी समझ में आएगी कितने आगे हो। दौड़ा जब घोड़ों की दौड़ होगी तब तो मजा आएगा, गधों के साथ दौड़ोगे तो नंबर 1 पे आओगे, और फिर तुम अपने आप को सोच शाबाशी दोगे, पीठ है खुदाई की ठोक लोगे, यार क्या मारा यार, ठीक है। आदित्य कह रहे आज तो बिल्कुल मजा ही आ गया, टॉप ही आ गए। और पता चला 5 लोगों ने टेस्ट ही दिया, और 5 में भी ऐसे 2-4 ऐसे, मतलब वो भी थोड़े खच्चा टाइप किया। लेकिन जब वो होगी ना काबुली घोड़ों की दौड़, बोलते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं घोड़े, काबुल के घोड़े, जब काबुली घोड़ों की दौड़ होगी तब समझ में आएगा। तो 2-4 घोड़े भी दौड़ने दो, फिर देखते हैं तुम कहाँ पे आते हो, फर्स्ट पे कि लास्ट पे। तो ऐसे आ ही नहीं सकते ना, पढ़ोगे तो अच्छे पे आओगे। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन का कोई, हाँ सब रिवीजन में सबका करा दूंगा, अभी रिकॉर्डिंग आपको। वो देखिए, वो जो क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन पॉसिबिलिटी कम है आने की,
पहले बता देता हूँ, कम है पॉसिबिलिटी आनी, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन पीएससी पेपर ले रही तो ऐसे कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी फिर भी बन जाती है क्योंकि पीएससी का पेपर है। अगर सिविल जज का पेपर होता तो अपन ना करते इनको। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन स्टार्ट करें इसको। चलो मैंने पढ़ाया है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्ट्री मैंने पढ़ाई है आप लोगों को, उतनी हिस्ट्री पढ़ाई, जितनी पढ़ाई उतनी कर लोगे, काम चल जाएगा। है? अरे तो वो तो डीप लेवल का है ना, तो उसके लिए टेस्ट अलग से कराए दे रहे, सब तो कराए दे रहे हैं, अब जान लोगे का बिल्कुल ना। चलिए बात करते हैं नए एक्ट के बारे में। सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। कब का है ये एक्ट? 1950। अब देखिएगा, जब टाइम बचेगा तो सबका करा देंगे रिवीजन, पहले सिलेबस होने दीजिए, रिवीजन की बात होगी बाद में। अदरवाइज तुम लोग कह दो कल ही से रिवीजन चालू कर दो, पहले सिलेबस होगा, सिलेबस के बाद टाइम कितना बचता है, नवंबर तक, 30 नवंबर तक क्लास रहेगी। मेरे पास अगर 1 महीने का टाइम बच रहा है, 15 या 20, जितना मेरे पास होगा, जो भी एक्ट बोलोगे करा देंगे। लेकिन अभी इसकी चीज को रख दीजिए साइड में, अभी कोई रिवीजन नहीं हो रहा है, अभी पहले सिलेबस कंप्लीट होगा, बाद में इन चीजों की बात होगी। चलिए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखिए यहां तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट वास्तविकता में है क्या, और इसको लाने की कोशिश की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखा होगा अगर आपने सीआरपीसी की सेक्शन 360, इसको लिंक कर सकते हो सीआरपीसी की सेक्शन से 360। जो सीआरपीसी की सेक्शन 360 है, जो बात करती है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की। तो वॉइस बढ़ा दीजिए, वॉइस कम आ रही है क्या? तो फिर माइक खराब हो गया होगा, तो माइक दूसरा लेंगे। वॉइस कम आ रही है क्या? वॉइस ठीक है, एक बार फटाफट बोलिए, स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज वॉइस इशू क्या सबको आ रहा है कि क्लियर है? चलिए वॉइस क्लियर है तो फिर चालू करते हैं। चलिए, कहने का मतलब है कि जो सीआरपीसी की अगर आपने सेक्शन 360 पढ़ी होगी, तो 360 बात करती है कि अगर कोर्ट चाहे तो किसी व्यक्ति को, अगर वो व्यक्ति को दंड मिल रहा है, मतलब देखिए दो चीजें होती है, अगर किसी व्यक्ति का, समझो किसी व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्ति एक्यूज्ड है, और एक्यूज का क्या हो रहा है, ट्रायल हो रहा है। जब कंक्लूजन ऑफ ट्रायल पे आप पहुंचते हो, अर्थात जब ट्रायल के खत्म होने लगता है, तो ट्रायल का उद्देश्य ही दो चीजें होती हैं, या तो किसी व्यक्ति को एक्विट किया जाए, अर्थात उसे दोष मुक्त किया जाए, या किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया जाए, अर्थात किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाए। तो अगर किसी व्यक्ति का एक्यूज का ट्रायल हुआ है, और जब कंक्लूजन ऑफ ट्रायल पे कोर्ट पहुंचता है, 360 की अभी हम बात कर रहे हैं, सेक्ट की बात नहीं कर रहे, ठीक है, 360 की, क्योंकि इसको 360 से लिंक करना है। तो जब कोर्ट को दो फैसलों पे पहुंचता है कि एक्विट करना या कन्विक्ट, और जब कोर्ट ने यह फैसला ले लिया है कि किसी व्यक्ति को कन्विक्ट करना है, और अगर उसे लगता है कि इन परिस्थितियों में कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, तो उसे व्यक्ति को कन्विक्ट करने की जगह, इंस्टेड ऑफ कन्विक्टिंग, उसे कन्विक्ट करने की जगह उसे प्रोबेशन का लाभ दे दिया जाए। प्रोबेशन का लाभ होता है मतलब उस पर एक निगरानी रखी जाए। रीजन इसके पीछे सीधा सीधा है कि अगर आपको पता होगा, भारत में जो पनिशमेंट की थ्योरी एप्लीकेबल होती है, हमारे रिफॉर्मेटरी थ्योरी एप्लीकेबल होती है, रिफॉर्मेटरी नेचर का हमारे पास लॉ एप्लीकेबल होता है। और रिफॉर्मेटरी लॉ सीधा सीधा कह रहा है कि भैया हमें किसी व्यक्ति को दंडित नहीं करना है, और हमारे यहाँ जो इंडियन में लॉ है उसका मतलब है किसी व्यक्ति को सुधारा जाए। अब सुधारा कैसे जाए? अरे भैया छोटा सा अगर अपराध है तो जेल में क्यों डाल रहे हैं? आप भी ये जानते होंगे, लॉ भी ये जानता है, कोर्ट भी ये जानते हैं कि जेल में जाने के बाद 90% लोग सुधरते नहीं है, अर्थात बिगड़ और जाते हैं। अभी तुमने छोटी चोरी की थी और तुमने पकड़े गए, जेल पहुंचे, भैया जगह जेल पहुंच जाओगे, छोटी सी चोरी में 500 चुराए थे, जेल में लोग पूछेंगे भैया काहे के लिए आए? 1 साल की सजा में। बोले यार चोरी करी थी। बोले कितने की? बोले 500 की। बोले अरे बस थू तुम्हारे ऊपर, 500 की चोरी में आ गए, हम तो 3 बैंक लूट के आए थे। अरे बोले आप बड़े गुरुजी हमारे। अरे बोले गुरुजी, तो गुरुजी बना लो। तुमने बनाया? बोले चलो हम भी 1 साल बाद छूटते, तुम भी 1 साल बाद छूटो, दोनों करते हैं, बड़े बड़े बैंक लूटेंगे। कहा पकड़े जाओगे तो भी मजा आएगा, और ना पकड़े जाओगे फिर तो आनंद ही आनंद है। तो यही चीज है,
तो कोड भी ये चाहता है किसी व्यक्ति को क्या ना किया जाए, कन्विक्ट ना किया जाए। मतलब ये भी वैसे एक प्रकार से कन्विक्शन या प्रोबेशन पे छोड़ना भी व्यक्ति को कन्विक्ट ही माना जाता है। लेकिन अंतर क्या हो रहा है, यहां पे कन्विक्ट करके व्यक्ति को जेल भेजा जाता है, लेकिन प्रोबेशन पे अगर हम उसको छोड़ते हैं प्रोबेशन पे, तो प्रोबेशन जेल नहीं है, ये भी कन्विक्शन का ही भाग है, क्योंकि यहां पे आप फ्रीली नहीं घूम सकते हैं, बल्कि हम आपके ऊपर क्या लगा देते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। जैसे अगर आपने सिविल जज का कभी नोटिफिकेशन देखा है तो बोलते हैं कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड चलेगा आपके ऊपर। तो प्रोबेशन का मतलब होता है कि आपके ऊपर निगरानी रखी जाएगी कि आप कर क्या रहे हो। इन केस अगर हमने कन्विक्शन के बाद आपको प्रोबेशन पे छोड़ा और फिर हम आपके ऊपर निगरानी रखेंगे, और अगर आप समाज में ठीक ठाक हो, जैसे कभी कभार व्यक्ति से अपराध हो जाता है, देखिए, और आपका बोला है, देखो अपन ने ये चीज पढ़ी है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो आपको लाभ मिलता है, मिस्टेक ऑफ लॉ का नहीं। आपने किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारा, इट इज अ मिस्टेक ऑफ लॉ। अब ये नहीं कहोगे कि इसको मार रहे थे उसको घल गया, अब बोले वो फैक्ट का मिस्टेक होगा, मार इनको रहे थे पीछे वाले घल गया, ये तो लॉ की भूल हुई ना। क्या ये माफ है किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारना? नहीं है। अब अगर नहीं है, लेकिन व्यक्ति ने किन परिस्थितियों में मारा, भैया पहली बार मारा, उसकी एज भी कम है, अभी कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई भी करता है, काय को जेल में डाल रहा है, उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो भले उसको 10 दिन के लिए जेल में डालो, लेकिन वो तो अपराधी है, उसकी जगह उसके ऊपर क्या करिए, थोड़ी सी देख रेख करिए। आप उसको 1 साल 2 साल 3 साल तक हम उसको प्रोबेशन का दे सकते हैं, और प्रोबेशन में जब व्यक्ति जाएगा तो कोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर उसके ऊपर लगा देता है कि भैया प्रोबेशन ऑफिसर, इसकी हमें क्या दीजिए, समय समय पर रिपोर्ट दीजिए। अगर वो व्यक्ति समाज में अच्छे तरीके से जी रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, प्रोबेशन उसका कट जाएगा और बस उसकी जो दंड है वो इसी प्रकार हो जाएगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने प्रोबेशन की शर्तों को नहीं माना, क्योंकि प्रोबेशन में शर्तें रहती है, तो उसको क्या करेंगे, दोबारा हम उसकी प्रोबेशन को कैंसिल करके उसको उस अपराध के लिए कन्विक्ट कर सकते हैं। तो उद्देश्य आपको समझ में आएगा, मेनली क्या है, रिफॉर्मेटरी हमारे यहाँ थ्योरी लागू होती है पनिशमेंट की, तो हम व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं। अभी हम बेसिक चीज अभी और देखेंगे। तो सीआरपीसी 360 तो यही कह रही है, और कहीं ना कहीं ये लाभ है। लेकिन अब अंतर क्या है, इसकी जो सेक्शन कौन सी है, 19 या 18 है सारी सेक्शन, इसकी सारी सेक्शन जो 18 है, एक बार थोड़ा सा देखिए फटाफट। दिस इज सेक्शन 18 और 19, सॉरी दैट इज सेक्शन 19। जो इसकी सेक्शन 19 है वो थोड़ी सी अलग बात करती है प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की। अब ये कह रही है कि भैया आपके पास 2 एक्ट हो गए, एक तो सीआरपीसी की धारा 360 हो गई, और दूसरा ये एक्ट हो गया प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। ठीक है, तो ये कह रही है दोनों में से एक लागू होगा। जहां पर प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट लागू होगा वहां धारा 360 एप्लीकेबल नहीं करेंगे, और जहां पर धारा 360 एप्लीकेबल हो जाएगी वहां पर प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट लागू नहीं होगा। वो बाद में पढ़ाएंगे आपको, दोनों में से एक चीज को लागू करने की बात बोली गई। ऐसा नहीं कि दोनों चीज साथ में लागू कर दो, लगभग है तो एक जैसी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अगर डिफरेंसेस होंगे वो समझ में आएंगे। तो ये एक स्पेशल लॉ बना दिया गया है प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के ऊपर। यहां तक चीजें समझ में आई बेसिक। चलिए, एक सीधा सीधा सिद्धांत चलता है, ये एक्ट इस पर आधारित है, अगर आप एक लाइन में बोला जाए, हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल। अर्थात हमें नफरत किससे करनी, अपराध से करनी है, ना कि अपराधी से। अगर हम अपराधी से नफरत करने लगेंगे, क्रिमिनल से, तो फिर तो बड़ी दिक्कत की स्थिति आ सकती है। तो हमें अगर व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो हमें उसके अपराध से नफरत करनी है कि भैया तुमने अपराध गलत किया है, या तुमने जो भी किया वो गलत किया है। हमें कभी भी नफरत किसी क्रिमिनल से नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, उसके पीछे सीधा सीधा उद्देश्य है, हमारे यहां जो लॉ लागू होता है वो कैसा है, रिफॉर्म। और अगर हम किसी क्रिमिनल से अगर हम क्या करने लगेंगे, नफरत करने लगेंगे, तो फिर किसी को रिफॉर्म तो नहीं किया जा सकता। अर्थात हम किसी को क्या नहीं कर सकते हैं, फिर हम उसको रिफॉर्मेटरी थ्योरी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं करती, सुधार नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम जैसे सुधार किसको किया जाता है, जिसको जिसको आप नफरत ना करते। जैसे समझो मैं किसी से नफरत कर रहा, तो मैं तो उससे बात करना भी पसंद नहीं करूंगा। अगर बात करना नहीं पसंद करूंगा तो मैं कैसे उसको रिफॉर्म करूंगा। तो रिफॉर्मेटरी थ्योरी का सीधा सीधा ये उद्देश्य है, हेट द क्राइम। क्राइम को हेट करना है आपको। अब किससे नफरत करना है, अपराध से नफरत करना है, ना कि अपराधी से। क्यों नहीं करना है अपराधी से नफरत, अपराधी से नफरत ना करने के पीछे सीधा सीधा उद्देश्य है क्योंकि हमें अपराधी को सुधारना है, और सुधारा तब जा सकता है जब आप उससे नफरत ना करो। अगर जज साहब कह दे हमें तो तुमसे नफरत हो गई है, तो फिर जज साहब सीधे उसको अपराध के लिए क्या देंगे, दंड देंगे। तो हो सकता है वो थोड़ा बिगड़ा हो, लेकिन अगर जेल में जाने से वो ज्यादा भी बिगड़ सकता है, क्योंकि आप जानते होंगे भारत में जेलों की क्या दशा है।
यहाँ पे कोई मतलब मूलभूत सुविधाएं बहुत कम है। एक जेल की कैपेसिटी अगर 500 है तो वहां पे 1000 आदमी घुसे हुए हैं, ठीक है, वो भी चलो ठीक है, लेकिन वहां पे जेल में जाके कैसे सुधरेगा ये भी समझ में नहीं आता है। जेल में जाके इवन और बिगड़ जाता है। तो इसलिए क्या किया गया, इस प्रकार के कानून लाए गए हैं कि हर व्यक्ति को जेल में ना डाला जाए, क्योंकि जेल में डालने से देखिए एक तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है उतने सारे, हमारे पास उतनी सारी जेल्स भी नहीं है। चलो ये तो चीजें सेकेंडरी हो गई, हम और जेल भी बना देंगे, लेकिन क्यों इतनी जेल बनाए? व्यक्ति को क्या अलग से नहीं सुधारा जा सकता? अपन जैसे नॉर्मली होते हैं, कभी अपन तो अपन क्या नॉर्मली नहीं सुधर जाते हैं? तो वैसे ही क्या कर रहा है, लॉ भी आपको छोटी मोटी चीजों में सिखाए। जैसे अपन के माता पिता होते, अगर जैसे आप क्या करते, देखो कभी कभार अपन ज्यादा करते मारते हैं, लेकिन आपने एक जनरली सुना होगा कि मार पीट से बच्चा और बिगड़ता है या वो जिद्दी हो जाता है। तो अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति से पूछो तो वो ये कहता है कि बच्चे को समझाओ, प्यार से समझाओ, और नहीं मारता तो एक आध बार मारो भी। तो ये भी इस प्रकार से नहीं कि हम तुम्हें बिल्कुल छूट दिया कि जाओ जो करना हो करो। एक प्रकार से आपके ऊपर मार भी पड़ी, आपके ऊपर निगरानी रखी जा रही। जब आपके ऊपर निगरानी रखी जाएगी तो वैसे ही आप थोड़ा सा ठीक ठाक चलोगे। तो ये चीज आपकी यहां पर आ रही है। अब देखिएगा इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, तो केवल हम पूरा इंट्रो ही पढ़ेंगे। पहला, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर। रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर अर्थात जो अपराधी है, देखिएगा एक चीज बताऊं आपको, ये चीजें आपको जो मैं लिखवा रहा हूं दो चीजों के लिए जरूरी है। पहला तो इस एक्ट को समझने के लिए जरूरी है। मैं खुद कह रहा हूं कि प्रीलिम्स में आपसे ये क्वेश्चन तो ना पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन क्या हर चीज प्रीलिम्स है? नहीं। अब दो चीज याद रखिएगा, जो ये चीजें लिखवा रहा हूं, पहला तो एक्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको ये चीज आती। जो मैं एक दिन का हर एक्ट के लिए जो भाषण देता हूं, इसके पीछे सीधा सीधा इसको आप ये मत सोचा करिए कि ये तो कभी ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं कि हो सकता है यहां से क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो जिस एक्ट को पढ़ रहा है उसको समझने के लिए, और दूसरा ये चीज आपके इंटरव्यू में आपसे पूछी जा सकती है। सब्जेक्ट पूछ सकता है भैया प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर क्यों आया, क्यों व्यक्ति को जेल में नहीं रखते थे? तो आप उसको बताओगे कि हमारे रिफॉर्मेटरी थ्योरी लागू होती है, हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, हमारा उद्देश्य क्या है इस एक्ट का, लाएंगे रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर अर्थात जो अपराधी है उसका पुनर्वास, रिहेबिलिटेट करना, अर्थात उसे समाज की मेन स्ट्रीम में मिलाना। किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया, अब अपराध के बाद तुम उसे सीधे जेल में डाल दोगे तो हो सकता है वो अपराधी अपराध करने के बाद पहले तो ठीक था, अब वो और बिगड़ जाए। लेकिन हमें उसको क्या करना है, सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में लाना है। और सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में कैसे ला सकते हो, उसको रिहेबिलिटेट करके, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह होते हैं, वो चीज अलग हो गई। लेकिन यहाँ पे कैसे करना है, हमें उसको समाज में भी डालना है और समाज में जाके उसे देखना है कि भैया ये समाज में घुल मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा। लेकिन अगर वो समाज में डालने के बाद भी घुल मिल नहीं पा रहा है और वो वैसे ही चीजें कर रहा था जैसे पहले कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको प्रोविजन वगैरह का लाभ नहीं देंगे। प्रोविजन कोई जनरल रूल नहीं है कि हर मामले में प्रोविजन देना पड़ेगा। इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। वो मामले की तथ्य परिस्थितियां देखता है, ऑफेंडर का बैकग्राउंड देखता है, उसका कैरेक्टर देखता है, उसकी एज देखता है, ये देखता है कि उसने कैसे अपराध किया है। अगर ये सारी चीज देखने के बाद उसको लगता है कि हाँ, क्योंकि जज जब आप उस पौधे पे बैठोगे तो आप देख के व्यक्ति को समझ जाओगे उसकी बातचीत से, और आपको लगता है क्या इस व्यक्ति को दंड देने की जगह ये सुधरने के इसके पास गुण है, तो फिर क्या करिए, उसको सुधारने की कोशिश करिए। ये चीज है, हमें उसको सोसाइटी में मिलाना है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और समाज के बिना नहीं रह सकता। इन चीजों को आप क्या करना है, आपको थोड़ा सा विशेष तरीके से ध्यान देना है। क्लियर हुई चीजें? यहां पर चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो बहुत सारे लोग का एनरोल नहीं हुआ। चलिए, दूसरा रिहेबिलिटेट करना है उसको, दूसरा रिफॉर्म दी ऑफेंडर, ऑफेंडर को रिफॉर्म कराना। रिफॉर्म मतलब उसको सुधारना, अपराधी को सुधारना, ये है इसका उद्देश्य। अब मैंने आपको बताया हमेशा किसी व्यक्ति को दंड देना हर समस्या का समाधान नहीं होता। आप जाके किसी को दो चांटे मार दो, हो सकता है वो तुमसे और लड़ जाए। जैसे हमारी रोड में क्या हो जाए, समझो नॉर्मल है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी और दोस्त के बीच में लड़ाई हुई, तुम उसको दो झापड़ मार दो, हो सकता है मामला और बिगड़ जाए। लेकिन अगर तुम उसे समझाओ तो हो सकता है वो तुम्हारा और उसके बीच में जो संबंध है वो बेहतर हो जाए। तो हमें या इस एक्ट के माध्यम से क्या करना है, अपराधी होगा उसको क्या करना है, रिफॉर्म करना है, अर्थात उसे सुधारने की कोशिश करनी है। क्यों सुधारने की कोशिश करनी है? क्योंकि वो क्या होगा, हेट द क्राइम, हमें हम किससे नफरत करनी है, अपराध से नफरत करनी है, ना कि अपराधी से नफरत करनी है। इसके बाद एक और उद्देश्य की तरफ जाते हैं, तो इसका मतलब है प्रिवेंट ऑफेंडर फ्रॉम बीइंग
क्रिमिनल, अर्थात हमें उसे क्या करना है, अपराधी को किससे बचाना है, प्रिवेंट, रोक, बचाना है, ऑफेंडर को बचाना है किससे, फ्रॉम बीइंग क्रिमिनल। इसका मतलब हुआ व्यक्ति अभी छोटा अपराधी है, अभी उसने पहली बार अपराध किया है। आपने देखा नहीं होगा अपने समाज में 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के लड़के अभी पहली बार अपराध करते, नए नए जोश में आके, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या कर दिया उन्होंने, और जब बाद में पता चलता है तो बेचारे रोते हैं कि अरे हमारा तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा, ये होगा वो होगा। तो हमें रोकना है किससे, अपराधी को किससे रोकना है, क्रिमिनल बनने से। अब आप बोलोगे वो तो ऑलरेडी क्रिमिनल बन चुका है, नहीं, वो छोटा क्रिमिनल है अभी। क्रिमिनल का मतलब यहां पे होगा कि उसे बड़ा अपराधी बनने से रोकना है। अगर हमने प्रोबेशन का व्यक्ति को लाभ नहीं दिया, उसको एडमोनेशन का लाभ नहीं दिया, तो व्यक्ति कहां जाएगा, जेल में जाएगा। और सेम वही चीज, वो सुधरने की जगह इतना बिगड़ जाएगा तो फिर इसे सुधारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन की कैटेगरी में भी आ जाता है। आप देखिए बच्चों को, क्योंकि बोला जाता है ना कि बच्चों का मन ऐसा होता है जो उनके मन में डाल दिया जाए वही सही हो जाता है। पर कुछ उम्र ऐसी होती है, वही 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल तक की, 15 से 20 साल की उम्र, कि उनके मन में अगर अच्छा डाल दोगे तो अच्छा हो जाता है। बोला जाता है कि बच्चों की निगरानी करने के लिए माँ बाप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट समय यही होता है, 15 से 20 साल। अगर 15 से 20 साल किसी बच्चे को बचा ले गए आप, अच्छी सोसाइटी में रखे रह गए, तो बच्चा अच्छा बन जाएगा। और यही वो समय होता है कि अगर बच्चे को बिगाड़ दिया तो बच्चा फिर बिगड़ जाता है, क्योंकि मन के उसके जो मन में आ जाएगा वही होता है इसमें। तो हमें क्या करना है, ऐसी एज में बच्चों को कहां नहीं भेजना, जेल वगैरह में नहीं भेजना, क्योंकि अगर जेल में जाने से मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद आता है अब देखिए ये एक्ट कहां कहां अप्लाई होता है। बेसिकली एक्ट कहां अप्लाई होगा, अभी जनरल इंट्रोडक्शन ही चल रहा है आपका। पहला ये एक्ट अप्लाई होता है फर्स्ट ऑफ फर्स्ट, सबसे पहले इस एक्ट को अप्लाई करने के लिए पर्सन को क्या होना चाहिए, फर्स्टली उसको कन्विक्टेड होना चाहिए। अभी पीछे ही बता दिया था मैंने आपको, देखिए मैंने कहा था जब मामला चलता है तो दो चीजें होती हैं, एक्यूज्ड है उसका ट्रायल हुआ या एक्विट या कन्विक्ट होगा, जब वो कन्विक्ट होगा तभी उसको ये प्रोबेशन और एडमोनिशन का लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि कोई व्यक्ति क्या हो, कन्विक्ट हो। अगर जब तक आप कन्विक्शन नहीं हो रहा, ये एक्ट आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये एक्ट उसी के ऊपर अप्लाई होता है जो व्यक्ति क्या हो जाता है, कन्विक्टेड हो जाता है। इसलिए मैंने बोला कि सबसे पहले किसी व्यक्ति का किसी अपराध के लिए कन्विक्ट होना किसी ऑफेंस के लिए जरूरी है, और जब तक आप कन्विक्ट नहीं होगे ये एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या होना है, सबसे पहले आपको कन्विक्ट। जब कन्विक्ट हो जाओगे तो कोर्ट आपको जेल में भेजने की जगह, कन्विक्शन तो ये भी माना जाता है, ये याद रखिएगा, चाहे प्रोबेशन हो चाहे एडमोनिशन हो, प्रोबेशन और एडमोनिशन दोनों के दोनों क्या माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, पार्ट ऑफ अ कन्विक्शन। दोनों ये पार्ट ऑफ कन्विक्शन माने जाते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि एक्ट अप्लाई होगा फर्स्टली, कहां पर अप्लाई होगा, जहां व्यक्ति कन्विक्ट होता है किसी अपराध। जो दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि ये एक्ट अप्लाई होता है वहां पर जहां पर किसी व्यक्ति को पनिशमेंट दी जाती है, या पनिशमेंट दी जानी थी लेकिन वो लिमिटेड टाइम की होती है, लिमिटेड पीरियड की होती है। ऐसा नहीं है, मतलब लिमिटेड पीरियड का मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, 18 साल का उसने मर्डर कर दिया और कह रहे प्रोबेशन का लाभ दो। लिमिटेड पनिशमेंट का मतलब है जो यहाँ पे अभी सेक्शन 3 और 4 पढ़ोगे बता दिया है, जनरली 2 साल तक के अपराध या कुछ वो चोरी वोरी की बात की गई, तो इन अपराधों में कम दंड है। तो जो लिमिटेड पनिशमेंट है उन्हीं पर एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति ने किसी की डकैती डाल दी, किसी क्या किसी व्यक्ति ने कहीं पर लूट कर दी और आप उस कंडीशन में कह रहे हो कि हमें प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट लागू करना है, तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस एक्ट। आप वहां पर इस एक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो पनिशमेंट होगी वो लिमिटेड पीरियड की होनी चाहिए। तीसरा, ये एक्ट वहां पर अप्लाई होगा फर्स्टली, सेकेंडली और थर्डली ये एक्ट वहां पर अप्लाई होगा जहां पर सीआरपीसी की सेक्शन 360 अप्लाई नहीं होती है। इफ सीआरपीसी की सेक्शन 360 अप्लाई होती है, अगर सीआरपीसी की, तो ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा।
तो ये बहुत अच्छे से देखना है कि दोनों में से भैया एक आप लागू करोगे, या तो इसको लागू करोगे या उसको लागू करोगे, मतलब दोनों चीजें एक साथ लागू नहीं कर रही है। इज इट नाउ क्लियर? आया समझ में? दोनों में से एक चीज लागू करेंगे, या तो सीआरपीसी की सेक्शन 360 लागू करोगे या इसे लागू करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों चीजों को साथ में लागू कर पाओ। यहां तक अब किसको समझ में नहीं आया तो पूछिए। हाँ लिमिटेड पीरियड, इसलिए मैंने लिमिटेड पीरियड बोल दिया। दोनों प्रकार से आप लिमिटेड समझ लीजिएगा कि एज में भी लिमिटेड हो जाएगा। अब लिमिटेड पीरियड में आपको ये दोनों चीजों में कर लीजिएगा, पनिशमेंट के संबंध में भी और एज के संबंध में, दोनों के संबंध में ये आपका लिमिटेड पीरियड हो जाएगा। सेकंड पॉइंट बता दीजिए सर। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? पनिशमेंट के संबंध में बताया मैंने। कहीं देखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये जो एक्ट है वो हर जगह एप्लीकेबल हो जाता हो। ये एक्ट कहां पर एप्लीकेबल होगा? सीधा सीधा है कि ये एक्ट वहां पर एप्लीकेबल होता है जहां पर आपको जो पनिशमेंट है वो लिमिटेड पीरियड का मिल रहा हो। लिमिटेड पीरियड का पनिशमेंट मतलब ऐसा नहीं है कि हर अपराध में आपको इसका लाभ मिल जाएगा, कि किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया है, किसी व्यक्ति ने डकैती कर दी, किसी व्यक्ति ने रेप किया है, नहीं, इनमें ज्यादा दंड होता है तो नहीं मिलेगा। और दूसरा इसका है कि एज का भी थोड़ा सा रोल होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति की उम्र 50 साल है, ठीक है, और वो इसका प्रोविजन का लाभ मांगना चाह रहा है तो शायद इसको लाभ ना मिले। चलिए अब आ जाते हैं आगे, इनका मीनिंग देखते हैं। पहले बैरक के में दो चीजें आती है यहाँ पे, प्रोहिबिशन और एडमोनिशन। सबसे पहले डालिए हेडिंग में प्रोविशन। क्या होता है भैया प्रोविशन का मतलब? देखिए बैरक में नहीं कहीं भी डिफाइन है प्रोविशन का मतलब। देखिए आप बैरक में डेफिनेशन एक बार देखें थोड़ा सा, क्या प्रोविशन की डेफिनेशन देखिए। प्रोविशन ऑफिसर बताएगी और प्रोविशन का और एडमोनिशन पर कोर्ट रिलीज कर सकता है, ये सारी चीजें तो है, लेकिन कहीं पर भी इनका मतलब नहीं बताया गया कि प्रोविशन और एडमोनिशन होता क्या है। तो अब जब नहीं बताया गया तो फिर हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे, इसका मतलब होता क्या है। चलिए, तो प्रोबेशन को अगर हम कहते हैं, अगर हम इसको लॉ की डिक्शनरी से अगर हम इसको क्या करते हैं उठाते हैं, या इसको हम जनरल सेंस में उठाने की कोशिश करते हैं, तो उसका सीधा सीधा मतलब आता है अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन। अब लिखिएगा इसका पहले डेफिनेशन फिर समझाते हैं। अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन, अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ क्रिमिनल मस्ट बिहेव वेल। A criminal must behave well, ठीक है। एंड नॉट, इसी में पार्ट आएगा नॉट कमिट, एंड नॉट कमिट एनी क्राइम्स इन order to avoid, order to avoid being sent to the prison। अर्थात सीधा सीधा कह रहा है, हाँ सीधा सीधा, वो तो कंडीशन पर रिलीज होगा कि प्रोविशन की, वो तो देखो प्रोविशन क्या है, कंडीशन है उस पर रिलीज करना, लेकिन वास्तविकता में प्रोविशन क्या है? तो प्रोविशन को कह रहा है कि प्रोविशन इज अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ऐसा समय होता है व्हेन अ क्रिमिनल मस्ट बिहेव वेल, जब क्रिमिनल को अच्छा बिहेव करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको 1 साल के प्रोविशन पे छोड़ दिया, तो इस 1 साल के प्रोविशन का मतलब है कि आपके ऊपर 1 साल तक निगरानी रखी जाएगी। और निगरानी का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो,
इसका मतलब होगा अगर मैंने तुम्हें एक मौका दिया है सोसाइटी में जाकर रहने का, सोसाइटी में जाकर मिलने का, तो तुम्हें कैसा बिहेव करना पड़ेगा, अच्छा बिहेव करना पड़ेगा। मुझे समझ में आया, क्योंकि देखिए तुम कन्विक्ट हो चुके हो, तुम्हारे कन्विक्शन पे क्या मिल रहा है, तुम्हें प्रोविजन का लाभ दिया जा रहा है। और मुझे समझ में आया कि तुम तो बदमाश अभी भी सुधरे नहीं हो, फिर हम तुम्हें क्या देंगे, प्रोविजन और एडमोनिशन का लाभ नहीं देंगे। इसकी बजाय तुम्हें क्या कर देंगे, तुम्हारे प्रोविजन को कैंसिल कर देंगे और तुम्हें क्या कर देंगे, दोबारा उस अपराध के लिए दंडित कर देंगे जिसके लिए तुम दंडित किए जा सकते थे। एंड दूसरा है नॉट कमिट एनी क्राइम्स इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग सेंट टू द, बोल रहा है कि नॉट कमिट, आपको कोई अपराध नहीं करना है, नॉट कमिट एनी क्राइम, आपको कोई अपराध नहीं करना है जिसकी वजह से आप दोबारा जेल में भेजे जा सको। तो भैया इसी चीज को हम क्या कहते हैं, प्रोबेशन बोलते हैं। तो प्रोबेशन का मतलब समझ में आया, स्पेसिफिकली वर्ड का मतलब बता रहा हूं। प्रोबेशन एक कंडीशन है, वो ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया, प्रोबेशन इज अ कंडीशन, जिस कंडीशन में किसी व्यक्ति को रिलीज किया जाता है कि वो आगे अपराध नहीं करेगा, वो समाज में ठीक रहेगा, उससे बॉन्ड भी करवाए जा सकते हैं, उसके ऊपर एक अभिरक्षा अधिकारी होता है जिसको प्रोविजन ऑफिसर बोलते हैं, वो क्या करता है, उसको देखता है कि भैया आदमी सही से है या नहीं, उसकी रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करता है, सब कुछ ठीक रहता है तो प्रोविजन का लाभ मिल जाता है, अगर बीच में कुछ गलती कर देता है तो नहीं। लेकिन जनरली अगर हम वर्ड प्रोविजन को देखते हैं तो उसका मतलब ये निकल के आता है, इसको बोल सकते हैं इट इज अ प्रोसेस टू टेस्टिंग और ऑब्जर्विंग अ कैरेक्टर ऑफ द, ठीक है, कैरेक्टर और एबॉलिश, ठीक है, एबॉलिश और क्या लिखा है, एबिलिटीज ऑफ अ पर्सन हु इज न्यू टू अ रोल और जॉब। अर्थात ये क्या होता है, एक प्रोसेस होती है टेस्ट करने की या किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करने की। जैसे समझो आप नए नए जॉब पे आए, ऐसा समझ लीजिए इसको जॉब में, तो अपन जब सिविल जज बनते हैं, आपने देखा होगा चाहे एडीपीओके में भी लिखा हो, मैंने तो पूरा नोटिफिकेशन एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा, लिखा रहता है कि 2 साल का प्रोविजन पीरियड होगा। इसका मतलब होता है ये आपका टेस्टिंग पीरियड होता है कि भैया तुम बन के काम कर पा रहे कि ऐसे ही तुम बेरेक रट के आ गए, बेरेक तो रट के आ गया, वो कह रहा कि करो भी या क्रॉस एग्जामिनेशन, बोले ये तो बनता ही नहीं है सर, वो कह रहा कोशिश करो, बोले कोशिश तो कर ही नहीं सकते, बोले बेरेक, बोले हमें लिख के दे दो कर लेंगे, तो कह रहा भैया लिख के हर चीज तो ना दी जा सकती, बोले हमारे बस की नहीं है। तो वही आदमी आपसे कहेगा कि भाई साहब ठीक है बस हो गए, तुम बन गए, बहुत अच्छी बात है, आप जा सकते हैं। जनरली देखिए क्या होता है, जनरली तो जो व्यक्ति बनता है वो सब चीजें कर लेता है, क्योंकि इंटरव्यू इसीलिए रखा जाता है कि आपके कॉमन सेंस को थोड़ा सा जांचा जा सके कि तुम थोड़ा बहुत अकल अकल है कि बिल्कुल ही पढ़ के आ गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम टुक्का ही मार मार के एक दिन तुम्हारा ऐसा हुआ, भगवान से तुमने आशीर्वाद मांगा और तुम्हारी कलम में सीधा सीधा सरस्वती बैठ गई है, तुमने जो टुक्के मारे का पता पूरे में पूरे सही, आता कुछ नहीं तो पता चला रिजल्ट आया और सीधे तुम बन गए। हाँ ऐसा ऐसा होता है, जैसे बोलते हैं जिस दिन लक चलता है तो तो सब कुछ चलता है, ठीक है। हाँ ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें होती है, तो इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को क्या करना, प्रोसेस होती है किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करने की, किसी व्यक्ति को टेस्ट करने की, उसकी कैरेक्टर को, ठीक है, उसकी एबिलिटीज को, ये सारी चीजें। तो क्लियर हुआ यहां तक, आगे आते हैं। मैं इसमें हल्का सा लिख देता हूं, अ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग। अगर इस एक्ट के संबंध में जाते हैं स्पेसिफिकली, तो ये किसके लिए आएगा, अब प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग किसके संबंध में आएगा, जनरली हम कह सकते हैं किसी एक्यूज के, और किसके लिए, जिसमें उसको कन्विक्ट किया गया था, उसमें कि उसको टेस्ट क्या कर रहा है कि क्या वह समाज में मिलने लायक है कि नहीं है। होता है ना कि भैया एक मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है, ऐसा ना कि जब जाए और पूरे अपने जो दोस्तों यारों को भी क्या कर दे, चोरी पूरी सिखा दे। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, सभी को क्लियर नहीं आ रही क्या वॉइस, क्या सबके साथ सेम इशू आ रहा है वॉइस का, कि बबीता के पास बस ऐसा इशू है, बताइए फिर। क्लियर है बबीता, सबको क्लियर आ रही है, आप थोड़ा सा एक बार चेक करिए, मे भी शायद आपके पास थोड़ा सा सिग्नल वगैरह कम होंगे या वॉइस वगैरह खुली नहीं हो, क्योंकि मेरे साइड से अगर प्रॉब्लम होती तो किसी के पास नहीं जाती, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ बीच बीच में, कभी कभार सिग्नल भी परेशान करने लगते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज के साथ, एडमोनिशन। इसको हिंदी में बोलते हैं, उसको बोलते हैं परिवीक्षा, इसको बोलते हैं भर्त्सना। बोले जाता व्यक्ति ने उसकी बहुत भर्त्सना की, व्यक्ति ने उसकी बहुत भर्त्सना की, इसका मतलब क्या हुआ भर्त्सना को, मतलब किसी व्यक्ति के एक प्रकार भर्त्सना मतलब क्या होगा, क्या बोल सकते हो, किसी को आलोचना करना, किसी को डांटना। बोले एक समाज में एक व्यक्ति ने उसकी बहुत भर्त्सना की, एक प्रकार से
अब देखिएगा दो चीजें हो सकती थी, या तो किसी व्यक्ति को प्रोविजन, अब देखिए दोनों में साथ नहीं चलेंगी, या तो प्रोविजन का लाभ दे दीजिए, एडमोनिशन का दे दीजिए, दोनों का ना दीजिए। सबसे पहले तो आपके पास जनरल रूल है कि आप उसको कन्विक्ट कर दीजिए, लेकिन अगर बच्चे की उम्र 21 साल से थोड़ा सा कम होती ना, अपन ने अगर जजमेंट जिन्होंने लिखा होगा उनको ये पता भी होगा कि जब हम जजमेंट लिखते हैं, ठीक है, हाँ, निंदा करना एक प्रकार से होता है, भर्त्सना करना, किसी व्यक्ति की निंदा करना, उसको फटकार लगाना, यार तुम कितने बदतमीज हो, यार तुम क्या कर रहे हो, बताओ, तुम्हें समझ में नहीं आता, इस प्रकार से। अब देखोगे अगर आपने जजमेंट लिखा होगा, क्रिमिनल जजमेंट किसी ने, तो क्रिमिनल में लिखा जाता है कि किसी व्यक्ति को 325 और 360 का, मतलब सॉरी, किसी व्यक्ति ऐसा लिखा जाता है उसमें, जब आप उसमें एक लाइन होती है कि जब उस व्यक्ति को किस पर सुना जाता है, सजा के प्रश्न पर सुन लिया जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं मामले को, और किस लिए पोस्टपोन करते हैं, व्यक्ति को सजा के प्रश्न में सुनने पे। उसके बाद लिखा जाता है कि भैया व्यक्ति को सजा के प्रश्न में सुना गया और जज सेक्शन 325 का यूज नहीं करेगा और ना ही 360 का यूज करेगा। या 360 नहीं लिखी है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का, उसको लाभ नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये लाभ जनरली इसके बारे में प्रश्न होता है, और अगर आयु थोड़ी सी आपकी कम है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर वगैरह हो, तो इसको फिर आपको क्या करना पड़ता है, जज को ये बताना पड़ता है कि प्रोविजन का लाभ दे रहा है या नहीं। अदरवाइज लिखने का क्या मतलब होता, ना लिखता वो। आपने लिखा है जजमेंट के नहीं लिखा कि व्यक्ति को 360 का यहाँ पे कोई उपयोग नहीं होगा, 325 का उपयोग, क्यों 360 और 325 का उपयोग कर रहा है, क्योंकि देखिए कुछ कंडीशन, जनरली मैं बोल रहा हूँ कि प्रोविजन का लाभ देना या एडमोनिशन आपको जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती, समझो बच्चे की उम्र अभी 18 ही साल है, पहली बार अपराध किया, पढ़ता लिखता बच्चा, अच्छा बच्चा है, धोखे से उससे कोई चीज हो गई, वो भी छोटा मोटा क्राइम, बहुत छोटा नहीं था कि आप उसको 95 में लेके जा पाओ, लेकिन अपराध तो हुआ है, किसी ने उसने थप्पड़ मार दिया, स्कूल में लड़ाई हो गई, किसी का उसने सिर फोड़ दिया, लड़ाई में, स्कूल की लड़ाई थी या कॉलेज की लड़ाई थी, फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा, क्या करें, उसको जेल डाल के उसकी जीवन बर्बाद कर दे। अभी तो उसने सिर फोड़ा, फिर आके सीधे आदमी फोड़ेगा वो, ठीक है, बाबा ही फोड़ दे सीधे, क्या करेगा, अब आदमी जाएगा इससे पूछेगा कैसे जेल में आया, बोले हमने एक को मार दिया था, बोले क्या हुआ, सिर फूटा था। अब वहां पे अच्छे बड़े बड़े बैठे, बोले अब हम तुम्हें सिखाते हैं सिर कैसे फोड़ा जाता है, बोले तुम सिर ना फोड़ो, हम तुम्हें आदमी फोड़ना सिखाएंगे, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो भैया है यार, सिखाएंगे ना बाद में आके, अब कैसे पूरी गैंग बनती है। अब ये बताओ आदमियों की गैंग कैसे बनती है, कोई कहीं से कोई पैदा थोड़ी ना होते हैं, कोई गैंग में पूरे पैदा हो गए, तो देना पड़ता, ले कौन रहा वहां पे, एजुकेशन ही लेनी होती तो अंदर काय को गए थे आप, तो हम दो वहां। अरे भैया देखो यार, माइंड सेटअप किसका होता है हम आपको बता चुके हैं, 15 से 20 साल तक में माइंड सेटअप होता है, उसके बाद ऑलरेडी माइंड सेट हो जाता है। हो सकता है कुछ लोग सुधर जाए, लेकिन जो व्यक्ति ढीठ होते हैं वो तुम्हें सुधार दे, तुम्हें बिगाड़ दे, ठीक है। मतलब अब इनका कहना है, जैसे एक जन है, इनका कहना है कि, हाँ नाम नहीं ले रहा इनका कहना है कि कुछ लोगों को सुधारा जाए, जेल में कोशिश की जाती है, आपकी बात बिल्कुल सही है, जो डीएलओ वगैरह होते हैं ये कैंप लगाते हैं, बहुत सारी चीजें कोशिश की जाती है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ लोग सुधरते भी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ढीठ, जो सुधरने की का नाम ही नहीं लेते। आप देखते नहीं, एक व्यक्ति होता है जो बार बार अपराध करते हैं, बार बार आदतन अपराध, क्या उनको नहीं लग रहा कि बार बार जेल भेजा जा रहा है, उनको नहीं लग रहा कि समाज में उनकी नाक कट रही है, लेकिन वो काम ही उनका वो रहता है, वो जीवन में अगर वो 60 साल जिएंगे तो 18 साल से, अगर उनकी उम्र देखो 18 साल से 40 साल तक, तो आधे समय से ज्यादा जेल में रहते हैं। तो क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा, कोई व्यक्ति 50 साल का जो अपराध कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा, उसे नहीं पता कि चोरी करने का दंड होता है, वो पहले भी चोरी कर सको तो पता है दंड मिलेगा। जब कोई व्यक्ति सुधरना नहीं चाहता तो कहां से सुधारोगे। तो भैया अगर ऐसा ही होता, हर व्यक्ति सुधर जाता, तो फिर हम एक ही नेचर रखते, रिफॉर्मेटरी ही रखते, और रिफॉर्मेटरी में किसी को जेल ही ना भेजते। हम कहते हैं कि सबको क्या करेंगे, एक जगह पे कैंपों पे डालो और इसको सुधारो। तो हर व्यक्ति सुधर नहीं सकता, ये भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बहुत से लोग सुधरते हैं, लेकिन हर आदमी नहीं सुधर सकता। तो हर आदमी नहीं सुधर सकता, तो फिर उस पर इन चीजों का एक्शन लेना पड़ता है। चलिए हम बात कर रहे थे एडमोनिशन की। एडमोनिशन क्या होता है, चलिए क्या होता है भाई एडमोनिशन। इसका मतलब होता है आप फर्म वार्निंग, इसका मतलब होता है वार्निंग। फॉर्म का मतलब क्या होगा,
a firm warning or ये डिक्शनरी में मीनिंग है इनकी, ठीक है। रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड का मतलब होता है, क्या होता है रेप्रीमेंड का मतलब? टू टेल समथिंग दैट ही हैज डन समथिंग रॉन्ग, इस किसी व्यक्ति को ये बताना कि उसने कुछ ना कुछ गलत किया, आप उसको वार्निंग देते हो कि भैया सुधर जाओ, या किसी व्यक्ति को ये बताते हो कि उसने क्या किया, कुछ गलत किया, और उसके लिए उसको डांटते हो, फटकार लगाना, किसी को डांटना, किसी को फटकार लगाना, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को, हाँ, डांटना, फटकार लगाना, ये इसका मतलब होता है। जैसे समझो दो चीज होंगी, या तो आप उसको प्रोबेशन पे छोड़ दीजिए, या उससे छोटा होता है कि जज उसको समझाएगा कि देखो बेटा तुमने गलत किया, उसको डांटता है कि बदतमीज, अब अगर इस बार तो मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि पहली बार अपराध है, अगली बार ऐसा किया तो दंड, सीधे जेल में रहोगे और पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस प्रकार से उसको डांटना कि तुमने जो किया है वो कोई अच्छा काम नहीं किया है, और तुमने जो किया है मतलब अपना भी नाम बर्बाद किया, माँ बाप को परेशान किया, माँ बाप का नाम इस प्रकार से डांटता है, और ये भी वार्निंग देता है, वार्निंग भी दे रहा है यहाँ के साथ में, फर्म वार्निंग, कि याद, अब ये वार्निंग नहीं दे रहा कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, ये कह रहा है कि अगली बार देखो अगर इस प्रकार की चीजें करोगे तो इस बार तो हम तुम्हें डांट के छोड़ रहे हैं, और ये भी तुम्हारा कन्विक्शन ही माना जाएगा, क्योंकि अगर दूसरी बार आओगे तो प्रीवियस कन्विक्शन आपका ये मान लिया जाएगा और आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि याद रखिएगा चाहे प्रोबेशन हो चाहे एडमिशन, इसका लाभ आपको एक ही बार मिलता है। अब एक ही बार मिलता है, किसी व्यक्ति के ऊपर प्रोबेशन और एडमिशन का लाभ मिल चुका है, उसने एक बार अपराध किया था फर्स्ट टाइम, अब उसने दूसरी बार अपराध किया है, अब दूसरी बार आके वो उसके ऊपर जब दंड मिल रहा है तो कह रहा प्रोबेशन और एडमिशन का लाभ मिलो, और इसमें लिखा है प्रीवियस कन्विक्शन में नहीं मिलेगी, तो क्या प्रोबेशन और एडमिशन प्रीवियस कन्विक्शन मानी जाएंगी? बिल्कुल मानी जाएंगी, क्योंकि मैं आपको बता चुका था ये आपको कन्विक्शन पर ही मिलता है। तो अगर एक बार प्रोविजन ऑफ या एडमिशन का लाभ मिल चुका है तो दोबारा आपको क्या नहीं मिलेगा, इसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपकी प्रीवियस कन्विक्शन की कैटेगरी में आ जाती है। हुआ क्लियर? ठीक है। इसको बोल सकते हैं इट इज अ पीस ऑफ एडवाइस, इट इज अ पीस ऑफ एडवाइस। एक प्रकार की एडवाइस होती है जो जज बच्चे को देता है, और केवल एडवाइस नहीं होती, एडवाइस के साथ वार्निंग भी मिलती है उसको। और वार्निंग क्या मिलती है कि वो ऑफेंस से दूर रहेगा, ऑफेंस से क्या करेगा, अपनी दूरी बनाएगा, और अगर नहीं बनाएगा फिर क्या होगा देखा जाएगा। और उसको कहा जाता है कि समाज में रहकर एक अच्छा बिहेव करो, जैसे समाज में लोग बिहेव करते हैं। तो इस प्रकार से पूरे एक्ट का एक उद्देश्य हमें क्या आता है, समझ में आता है। क्लियर हुआ? ठीक है, कुछ आया समझ में? प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट क्या हुआ? ये इंटरव्यू के हिसाब से भी है, क्योंकि देखिएगा अगर आप प्रीलिम्स में बोलो तो हो सकता है इतनी डीपली कुछ पूछे भी ना आपसे, डायरेक्टली पूछेंगे उसमें सीधा एक नंबर कौन सा है, 20 है, कब से लागू हुआ, क्या हुआ, वो वहां पे बहुत अलग प्रकार से पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। चलिए हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी इसी क्लास को करेंगे। आज आर्म्स एक्ट की क्लास नहीं होगी, आर्म्स एक्ट की मैं कल से करूंगा, ठीक है। आज यही वाली कर लेते हैं, आर्म्स एक्ट अपन अब कल से ही कर लेंगे, ठीक है। दिक्कत कुछ यार, आर्म्स एक्ट करनी है, मैं सोचा हूँ आर्म्स एक्ट कल से करा दूंगा, आज इसी को हो जाने दीजिए। नहीं होगा, अरे अभी नहीं, पूरा नहीं करेंगे, अभी दो तीन सेक्शन करेंगे अपन, इतना जल्दी जल्दी नहीं भागना है, समय आराम से पढ़ो, पुराना रिवाइज करते जाओ और इसको आराम से पढ़ो। चलिए ब्रेक ले लेते हैं, अपन चालू करते हैं फिर, मतलब 10 मिनट में।